Hello everyone, welcome to EduChats. Today we'll start another unit that is assessment and measurement or assessment and evaluation. Today we're going to talk about assessment, measurement, evaluation and its type. क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले असेसमेंट और मेजरमेंट क्या होता है वो पहले जान लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट. सबसे मतलब छोटे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं. मेजरमेंट जिसको नापा जा सकता है. The English word measurement originates from the Latin word mensura जिसका मतलब होता है action of measuring something. ये मान लीजिए आपका हाइट है, आप इसको नाप सकते हो, इट इज मेजरेबल. ठीक है. वेट को आप नाप सकते हो, दैट इज मेजरेबल. ठीक है. जिन चीजों को हम किसी एक डिजिट मतलब नंबर डिजिट, कोई एक नंबर या फिर कोई डिजिट दे सकते हैं, इसको हम कहते हैं मेजरमेंट. Measurement is the process of applying numbers to objects according to a set of rule. एक रूल के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्रकार का नंबर देना, उसको हम कहते हैं मेजरमेंट. Measurement is the systematic assignment of numerical values or figures to a trait or an attribute in a person or object. Measurement क्या होता है कि हम सिस्टमैटिकली नंबर असाइन करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं और फिगर देते हैं किसी भी ट्रेट को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, एट्रीब्यूट्स को या फिर ऑब्जेक्ट्स को. ठीक है. अब आते हैं असेसमेंट, जो कि ब्रॉडर टर्म होता है. द टर्म असेसमेंट यूजुअली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग ए क्वांटिटेटिव वैल्यू टू स्टूडेंट्स अचीवमेंट. यानी कि हम एक प्रकार का क्वांटिटेटिव वैल्यू प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट अचीवमेंट को. एज यू ऑलरेडी नो, ऑल टाइप ऑफ अचीवमेंट कैन नॉट बी असेस्ड बाय ओनली अ सिंगल मेथड. हर एक प्रकार के अचीवमेंट बच्चों का वो एक ही प्रकार का मेथड से हम कभी भी वैल्यू नहीं कर सकते हैं या फिर असेस नहीं कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल, बच्चों का जो मतलब एग्जाम शीट है या फिर जो आंसर शीट है, इसको आप लोग असेस कर सकते हो यूजिंग वन मेथड, बट यू कैन नॉट असेस द सेम मेथड व्हाइल असेसिंग देयर पर्सनालिटी. पर्सनालिटी के लिए वही मेथड अप्लाई नहीं होगा जो मेथड रिटन एग्जाम को मेजर करने में या फिर असेस करने में होगा. सो different kind of methods are to be employed for assessing the achievement of students. You are to use several tools to assess different kinds of achievement which are technically called tools of assessment. ठीक है. और जब आप असेसमेंट करोगे किसी ना किसी टूल के जरिए करोगे, किसी ना किसी एक उपकरण होता है जिसके जरिए आप करते हो और उसको हम कहते हैं टेक्निकली टूल्स ऑफ असेसमेंट. अब आते हैं, असेसमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव टर्म देन मेजरमेंट एंड टेस्टिंग एज इट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन एज वेल एज क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन. असेसमेंट एक बहुत बड़ा टर्म होता है, इंक्लूसिव टर्म होता है, जो कि मेजरमेंट और टेस्टिंग से भी बड़ा होता है और इसीलिए ये क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है. असेसमेंट कैन बी न्यूमेरिकल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बेस्ड. अब आते हैं इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू प्रोवाइड करना. ठीक है. It is the process in which the analysis of result obtained from measurement of a trait of object or person or activity is done on the basis of certain social, cultural and scientific standard or norms. यानी कि इवैल्यूएशन वो प्रोसेस होता है जहां पे आप जो रिजल्ट आपको, यानी कि जो मेजरमेंट से आपने जो चीज को मेजर किया था, जिस पर्सन को मेजर किया था या फिर जिस एक्टिविटी को मेजर किया था, उसका जो रिजल्ट आप एनालिसिस करते हो बेस्ड ऑन उसको किसके साथ कंपेयर करके आप एनालिसिस करते हो. एनालिसिस करने के लिए आपके पास जो रॉ स्कोर होता है, ये रॉ स्कोर है, उसके साथ कोई स्टैंडर्ड स्कोर के साथ मैच करेंगे तभी पता चलेगा ये स्कोर अच्छा है कि नहीं है. फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड स्कोर है, जो भी 60% से अबव लाएगा वो फर्स्ट क्लास कहलाएगा. तो आपका रॉ स्कोर मान लीजिए 38% है, तो जब आपके पास ये स्टैंडर्ड स्कोर होगा तभी आपका स्कोर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा स्टैंडर्ड स्कोर है या नहीं है. अगर मेरे पास कोई स्टैंडर्ड स्कोर ही नहीं है तो मेरा ये 38% मैं किसके साथ कंपेयर करूं. इसीलिए इट शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन सोशल, कल्चरल एंड साइंटिफिक स्टैंडर्ड. तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड के साथ हम लोग अपना स्कोर मैच करते हैं. इवैल्यूएशन में क्या होता है, देखिए, द रिजल्ट्स आर आल्सो एनालाइज्ड आफ्टर हैविंग ऑब्टेन्ड रिजल्ट फ्रॉम मेजरमेंट. इवैल्यूएशन क्या होता है, हम उसको एनालाइज करते हैं आफ्टर द मेजरमेंट. यानी कि मेजरमेंट के बाद भी जब आप एनालाइज करते हो, मेजरमेंट के बाद जब एनालिसिस होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन. ठीक है. इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग वैल्यू जजमेंट ओवर अ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और अचीवमेंट. मैंने पहले से कहा है आपको पूरा इवैल्यूएशन का डेफिनेशन याद नहीं रखना, बस इवैल्यूएशन का
मतलब जो की पॉइंट है उसको याद रखना है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मेकिंग वैल्यू जजमेंट। इवैल्यूएशन बस ऐसे याद रखिए, वैल्यू, ठीक है, टू ऐड सम वैल्यू ओवर अ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और अचीवमेंट। किसी भी परफॉर्मेंस, किसी भी अचीवमेंट को जब हम कोई वैल्यू जज करते हैं, वैल्यू जज करके वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, इसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन, ठीक है। नीड और फंक्शन ऑफ असेसमेंट, हम क्यों असेसमेंट करते हैं? असेसमेंट हेल्प द टीचर टू रीडिजाइन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। असेसमेंट करेंगे तो असेसमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एज यू नो। असेसमेंट में क्या होता है, पहली बात तो यह है, असेसमेंट में हम लोग प्रोग्रेस जान सकेंगे, ठीक है, टू नो अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट। जब हमें प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा बच्चों का, तो प्रॉब्लम के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है पढ़ाई में, क्यों नहीं हो रहा है। जब प्रॉब्लम का पता चलेगा, प्रोग्रेस का पता चलेगा, तो जो प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है और जिस चीज में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से हमारे टीचिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे, यानी रीडिजाइनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इट हेल्प्स द टीचर टू मेक बेटर इवैल्यूएटिव जजमेंट। इसमें क्या होता है, बेटर इवैल्यूएशन हो पाता है, क्योंकि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आप कॉन्टिन्यूअसली बच्चों के हर एक एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हो, उसके हिसाब से उसे वैल्यू जज करते हो। इट हेल्प्स पेरेंट्स टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन एंड द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी एंड रेमेडिएशन नीडेड। अब यहाँ पे जो मैंने कहा, बच्चों का प्रोग्रेस अपने माता पिता जान पाएंगे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो जान पाएंगे, और उसको कैसे सॉल्व करा जा सकता है वो भी उनको जानने को मिलेगा। इट हेल्प्स इन डायग्नोसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि लर्निंग डिफिकल्टी बच्चे में क्या है वो जानने में भी हमें मदद मिलता है। इट फैसिलिटेट टीचर टू मेक अ डिसीजन अबाउट प्रमोटिंग स्टूडेंट टू नेक्स्ट क्लास, ग्रुपिंग देम, ग्रेडिंग देम बेस्ड अपॉन द स्पेशल एबिलिटी। यहाँ पे टीचर जो है उनकी मतलब उनको हम फैसिलिटेट करते हैं असेसमेंट में, ताकि वो स्टूडेंट को प्रमोट कर सके नेक्स्ट क्लास को। मतलब कि द टीचर विल टेक डिसीजन, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे कि स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ग्रुपिंग करा जाएगा, वो मतलब एडवांस ग्रुप में जाएगा या फंडामेंटल ग्रुप में जाएगा, या मतलब लो अचीवर्स ग्रुप में जाएगा, कौन से ग्रुप में जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेडिंग देम बेस्ड अपॉन देयर स्पेशल एबिलिटी। समझ गए कि जो स्पेशल एबिलिटी है उसके हिसाब से हम लोग उन्हें ग्रेड भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्कोप ऑफ असेसमेंट। स्कोप ऑफ असेसमेंट मतलब असेसमेंट का स्कोप क्या है, एरिया क्या है। दो प्रकार का एरिया होता है, एक होता है टीचर मेड और एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड। टीचर मेड क्या होता है, बेसिकली देखिए, टीचर मेड असेसमेंट आर कंस्ट्रक्टेड बाय एन इंडिविजुअल टीचर। एक ही टीचर इसे बनाता है, और ग्रुप ऑफ टीचर, या तो ग्रुप एक बन के एक टीचर बनाते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द आउटकम ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। क्लासरूम में हम क्या पढ़ा रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, उसको जानने के लिए जब हम कोई अकेला टीचर या तो ग्रुप ऑफ टीचर मिल करके एक टेस्ट बनाते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसको कहते हैं टीचर मेड टेस्ट। On the other hand, standardized tests are commercially prepared and have uniform procedure for administration and scoring. स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेकिन कोई इंडिविजुअल टीचर नहीं बनाता है, वो कॉमर्शियली बनाया जाता है, पैसा दे करके बनाया जाता है, वो भी सभी के लिए यूनिफॉर्म होता है, सबके लिए सेम, आप कहीं पे भी अप्लाई करो। और उसका एक स्टैंडर्ड स्कोरिंग भी होता है, उसका स्कोर निकालने के लिए स्कोरिंग की भी होता है। दे आर मेंट फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट इन मल्टीपल सेटिंग, यानी कि यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं बड़े बड़े ग्रुप से और अलग अलग सेटिंग में से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल पर, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट, जब हम असेस करेंगे क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे। असेसमेंट शुड बी वैलिड, असेसमेंट हमेशा वैलिड होना चाहिए। इट शुड बी रिलायबल एंड कंसिस्टेंट, जब हम असेसमेंट कर रहे हैं उससे पहले हम अपने क्वेश्चनर, इंटरव्यू जो भी हम करेंगे, उसका जो रिलायबिलिटी देख लें और कंसिस्टेंसी देख लें। इन्फॉर्मेशन अबाउट असेसमेंट शुड बी एक्सप्लिसिट, एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा असेसमेंट से वो एक्सप्लिसिट होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए, एक्सेसिबल मतलब जानने लायक होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट जो कि सबके लिए सेम होना चाहिए। असेसमेंट शुड बी इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, असेसमेंट इंक्लूसिव होना चाहिए और इक्विटेबल होना चाहिए, सबको सेम फेयरली बांटा जा सके। Assessment should be an integral part of program design and should relate directly to the program aims and learning outcome. Assessment क्या होना चाहिए, जो भी प्रोग्राम करा जा रहा है, जो भी एक्शन करा जा रहा है, जो भी एक्टिविटी करा जा रहा है, उसका क्या होना चाहिए, एक इंटीग्रल पार्ट। मतलब कि मान लीजिए पढ़ाई, एजुकेशन जो है कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है और असेसमेंट भी उसके साथ कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ताकि असेसमेंट भी चलता रहे, कंटिन्यूअस पार्ट है, और लर्निंग भी चलता रहे, ठीक है। लर्निंग असेसमेंट इस तरीके। अब आते हैं हम लोग
डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मेजर करना और इवैल्यूएट करने में क्या डिफरेंस है? मेजरमेंट क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, इवैल्यूएशन ए प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे मेजरमेंट से, वही चीज को यहाँ पे कंपेयर करा जाएगा इवैल्यूएशन। मेजरमेंट इज डिस्क्राइबिंग पीपल परफॉर्मेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कितना परफॉर्म कर रहे हो, आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको मेजर करके बता दिया जाएगा। इवैल्यूएशन में स्टूडेंट्स आर कंपेयर्ड विथ अदर स्टूडेंट्स और विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, स्टूडेंट को स्टूडेंट के साथ कंपेयर करके बेटर बेस्ट माना जाएगा, या तो एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के साथ मैच करा जाएगा, किसी को चाहिए जिसके साथ हम मैच करेंगे। मेजरमेंट यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव नाउन, ये मेजरमेंट होता है, ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही होता है। इवैल्यूएशन जजमेंटल वैल्यूइंग डिसीजन मेकिंग, इससे होता है। मेजरमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इवैल्यूएशन यूज्ड टू रैंक स्टूडेंट्स टू कंपेयर देम टू अ स्टैंडर्ड, ये रैंक करता है इसलिए ताकि वो कंपेयर कर पाए। अब हम चलेंगे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का डिफरेंस क्या है। असेसमेंट इज गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग एज सच एज स्टूडेंट परफॉर्मेंस, जैसे कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस होता है वैसे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं इसको हम असेसमेंट कहते हैं। इवैल्यूएशन अभी मैंने क्या कहा, इट इज द एक्ट ऑफ सेटिंग अ वैल्यू ऑन द असेसमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि हम कैसे वैल्यू सेट करते हैं असेसमेंट के लिए, वो हमारा इवैल्यूएशन होता है। यानी कि जहां पे मतलब जिस काम के लिए जो वैल्यू देना होता है, यानी कि जैसे हम लोग नैक का एक्रेडिटेशन होता है तो ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस, बी प्लस, ऐसे जो होता है ये ग्रेड्स होते हैं, ये वैल्यूज होते हैं जो कि इवेल्युएट होता है आफ्टर सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। असेसमेंट इज इंफॉर्मेशन, इवेल्युएशन इज जजमेंट। इसमें असेसमेंट में इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि आपका 93% स्कोर आया है, लेकिन इवेल्युएशन में सीधा जजमेंट बताया जाता है वेदर यू आर गुड और नॉट। इट इज फॉर्मेटिव, असेसमेंट फॉर्मेटिव होता है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है असेसमेंट, जो कि साइड बाय साइड चलता रहता है, हैंड इन हैंड चलता है। बट इवैल्यूएशन इज ऑलवेज समेटिव, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। इट इज डायग्नोस्टिक, जो कॉन्टिन्यूस है वो डायग्नोसिस भी कर सकता है, क्या प्रॉब्लम है वो भी पता कर सकता है। बट इट इज जजमेंटल, ये जज करता है, सीधा इवैल्यूएट करता है, ठीक है। So assessment is process oriented, it is a process oriented activity but it is product oriented, right? It provides feedback on performance area as of improvement, यानी कि ये फीडबैक देता है असेसमेंट हमेशा इंप्रूव करने के लिए। लेकिन इवैल्यूएशन डिटरमाइन टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, यहाँ पे वो देखेगा क्या ऑब्जेक्टिव आपने अचीव किया है, ठीक है। अब आते हैं पर्सपेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब लर्निंग के लिए, पढ़ाई के लिए, फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए मुझे असेस करना पड़ेगा। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ सीकिंग एंड इंटरप्रेटिंग प्रूफ फॉर यूज बाय लर्नर्स एंड देयर टीचर्स टू डिसाइड वेयर द लर्नर्स आर इन देयर लर्निंग, where they need to go and how best they can get there। यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है लर्निंग के लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा, आप कैसे बेहतर पढ़ोगे उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि जो लर्नर होता है, हम लर्नर को असेस करते हैं सीकिंग द इंटरप्रेटिंग प्रूफ, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पे प्रूफ के साथ हम उसे इंटरप्रेट करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो क्या अचीव करना चाहता है, उसका क्या जरूरत है और उसको कैसे हेल्प करा जा सकता है। दिस इज व्हेन टीचर्स नो वेयर स्टूडेंट इनिशियल पॉइंट्स आर इन पर्टिकुलर टॉपिक बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इट। यहाँ पे टीचर क्या करता है, पढ़ाने से पहले वो देखता है कि उसमें कितना प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है। सो दे चेक द स्टूडेंट रेडीनेस टू लर्न न्यू नॉलेज एंड स्किल्स व्हाइल साइमल्टेनियसली ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको क्या ऑलरेडी पता है, ठीक है, वो कितना रेडी है नया नॉलेज लेने के लिए, ये सारी चीजें हम साइमल्टेनियसली चेक करते रहेंगे। इट इज फॉर्मेटिव इन नेचर, यानी कि ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है इट इज फॉर्मेटिव इन नेचर, ये फॉर्मेटिव है, ये कॉन्टिन्यूस होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब आज तक आपने जो लर्निंग किया है इसका असेसमेंट करा जाएगा, इसका हिसाब करा जाएगा एट द एंड। असेसमेंट ऑफ लर्निंग बेसिकली समेटिव असेसमेंट और इवैल्यूएशन, इट ऑकर्स नियर और एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लर्निंग एंड इज यूज्ड बाय टीचर्स टू समराइज स्टूडेंट लर्निंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि ये कब होता है, ये तब होता है जब आप पूरा स्टूडेंट का लर्निंग खत्म होता है, यहाँ पे आप समराइज करते हो फाइनली वो कितना पढ़ा हुआ है, एक सीखा हुआ इंसान है, कितना उनमें चेंजेस आया है, जब आप फाइनली उसको असेस करते हो, इवेलुएट करते हो, इसको कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इट इज यूज्ड टू मेक जजमेंट अबाउट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ specific criteria to assign a value that represent that idea or quality, to support communication about achievement to student, parent, teacher and others। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं,
जज करते हैं क्वालिटी कितना इंप्रूव हुआ है, हमारा जो क्राइटेरिया था, कंडीशन था, क्या वो फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीजें अचीवमेंट टू स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, अदर, ये सबके लिए हम लोग ये असेसमेंट करते हैं और इट इज समेटिव इन नेचर, ये एट द एंड होता है। अब आते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग मतलब असेसमेंट और जो लर्निंग, ये दोनों साथ ही साथ चलेंगे। असेसमेंट जैसा लर्निंग होगा, लर्निंग जितना कंटिन्यूअस है असेसमेंट भी उतना कंटिन्यूअस होगा। असेसमेंट एज लर्निंग इज अनदर टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट वेयर दिस केस ऑफ स्टूडेंट आर एनकरेज्ड टू बी देयर ओन एंड देयर पीयर्स असेसर्स। यहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग मतलब असेसमेंट चलता रहेगा और लर्निंग भी चलता रहेगा। इसमें क्या होगा, हम कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए कि वो खुद को और अपने दोस्तों को असेस करें, ठीक है, ताकि उनका असेसमेंट भी चलता रहे और लर्निंग भी चलता रहे। डेली डेली जितना आपको फीडबैक मिलेगा उतना आप अपने आप को मॉडिफाई करोगे। सो स्टूडेंट्स इन दिस केस प्रोवाइड फीडबैक टू अदर्स, पीयर असेसमेंट जिसको कहते हैं, मॉनिटरिंग देयर ओन प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल, सेल्फ असेसमेंट जिसको कहते हैं, एंड कॉन्स्टेंटली मेक एडजस्टमेंट रिफ्लेक्टिंग देयर ओन लर्निंग एंड सेट इंडिविजुअल गोल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप अपने प्रोग्रेस को खुद मॉनिटर करोगे सेल्फ असेसमेंट से, दूसरा आपको असेस करेगा पीयर असेसमेंट से। ठीक है, इसमें क्या होगा, कॉन्स्टेंटली आप अपने आप को एडजस्ट करने लगोगे, अपने सिचुएशन को समझने लगोगे और अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में लग पड़ोगे। हियर असेसमेंट इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द लर्निंग सिस्टम विच गोज हैंड इन हैंड। मतलब कि यहाँ पे जो असेसमेंट है ये एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, ये कभी आपसे अलग नहीं होगा, बस आपको एक साथ में दोनों ही काम करना पड़ेगा, लर्निंग भी और असेसमेंट भी। इट इज डायग्नोस्टिक इन नेचर। ठीक है, अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट पर। सबसे पहले आएगा प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट से नाम क्या पता चलता है, प्लेस करना, किसी को जॉब देना, किसी को मतलब किसी इंस्टीट्यूशन में जगह देना। प्लेसमेंट असेसमेंट इज कंडक्टेड बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी टू मेजर द एंट्री बिहेवियर और प्रीवियस नॉलेज ऑफ लर्नर्स। ठीक है, यानी कि प्लेसमेंट असेसमेंट कब होता है, या तो एंट्री बिहेवियर जानने के लिए, यानी कि मान लीजिए कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करने आ रहा है तो हम उन्हें रिसर्च एप्टीट्यूड का टेस्ट कराते हैं। क्यों? क्योंकि मास्टर्स में आया और रिसर्च नहीं पता तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि ये जो प्लेसमेंट असेसमेंट होता है ये एंट्री बिहेवियर जानने के लिए होता है, प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए होता है। अनदर पर्पस इज to know whether learner is able to acquire the new learning experience which is related to the previous knowledge or not। यानी कि हम यहाँ पे वो भी जानते हैं कि वो क्या सक्षम है ताकि वो न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस ले सके। ठीक है, मतलब नया कुछ सीख सके। की वर्ड ऑफ प्लेसमेंट असेसमेंट इज एंट्री बिहेवियर। ठीक है, इट इज यूज फॉर प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और फॉर जॉब रिक्रूटमेंट। ठीक है, this helps teacher to organize teaching learning example like NEET, UPSC, UGC, CSIR etc। ठीक है, यह है प्लेसमेंट। मतलब कि आप जब क्वालिफाई कर जाओगे, मान लीजिए 12th क्वालिफाई करोगे, इसके बाद क्या पढ़ोगे, जब आप नहीं जान पाओगे क्या पढ़ना है, देन यू विल नीड प्लेसमेंट असेसमेंट। इसमें क्या होगा कि आपको आपका प्लेसमेंट असेस करा जाएगा। और एक चीज क्या है, मान लीजिए आप जॉब करना चाहते हो, वो भी बैंकिंग का, आईबीपीएस का, तो अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है तो फिर क्या आप क्वालिफाई कर पाओगे, यानी कि प्लेसमेंट आपका नहीं होगा अगर आपके पास वो एटीट्यूड नहीं है। देन आते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट विच इज कंटिन्यूअस इन नेचर। द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू मॉनिटर एंड लर्निंग प्रोग्रेस फॉर द लर्नर्स। यानी कि कंटिन्यूअसली हम देखेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे चल रहा है और कितना लर्निंग प्रोग्रेस हुआ है लर्नर का, वो भी देखेंगे। इट इज ऑल्सो कंडक्टेड टू नो वेदर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स have been achieved or not and to provide feedback on the teaching learning process। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट करे जाते हैं इससे हमें पता चलता है बच्चा कितना पढ़ा है और कितना पढ़ेगा, अब कितना अचीव किया है और कितना अचीव करना होगा, टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, द इट प्रोवाइड्स द टीचर फीडबैक about the progress of learners in the program and about the effectiveness of the program। इससे क्या होगा, टीचर फीडबैक देगा, ठीक है, अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर, मतलब कैसे इसको और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, अब आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोसिस का मतलब ही होता है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। ठीक है, इट इज द असेसमेंट विच इज कंडक्टेड अलोंग विद फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये फॉर्मेटिव के साथ ही होता है पहला स्टेप। इट इज कैरिड आउट बोथ ऑन डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी कि ये वो असेसमेंट है जहां पे हम लोग क्या करते हैं,
मतलब कि एक पर्टिकुलर डेटा जो है वो अटेन करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम फॉर्मेटिव असेसमेंट। मान लीजिए मैंने फॉर्मेटिव असेसमेंट कर दिया है बच्चों का, ये जो बच्चा देख रहे हो इसको थोड़ा सा मेंटल इश्यू है, तो मैंने देखा कि सभी के नोट्स में कुछ ना कुछ लिखे हैं अच्छा, लेकिन इसके नोट्स में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसी फॉर्मेटिव असेसमेंट से एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट करना स्टार्ट किया कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है इस बच्चे का। इट इज स्पेशली कंडक्टेड फॉर रिमूविंग द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर। एग्जाम्पल है, इफ इट इज फाउंड दैट अ लर्नर हैज नॉट अंडरस्टूड सर्टेन कॉन्सेप्ट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में उसको कुछ समझ में नहीं आया, टू हेल्प हिम और हर understand this concept, diagnostic assessment is conducted and remediation is provided। अगर उस टाइम में उसको समझ नहीं आता है तो फिर उसका क्या होता है, एक रेमेडिएशन होता है और रेमेडिएशन के थ्रू उन्हें सिखाया जाता है। और लास्ट में आता है समेटिव असेसमेंट विच इज एट द एंड, जो कि देख रहे हो आप। इट इज कंडक्टेड टू नो द टर्मिनल बिहेवियर ऑफ लर्नर। टर्मिनल मतलब टर्म एंड बिहेवियर देखने को मिलता है। की वर्ड समेटिव इज सर्टिफिकेशन, यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा। समेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ द होल कोर्स, यानी कि समेटिव असेसमेंट तब करा जाता है जब समेटिव असेसमेंट में सब कुछ टर्मिनल इन नेचर होगा, यानी टर्म एंड में होगा। cannot be used for modification of learners behavior because it is conducted at the end of a term। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो मतलब असेसमेंट है या फिर समेटिव असेसमेंट है, वो इट कैन नॉट बी यूज फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ लर्नर बिहेवियर, मतलब ये कभी भी लर्नर्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करने में कभी मदद नहीं करता, बट इट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ टर्म। ये कभी मॉडिफाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कोई बताएगा? समेटिव असेसमेंट क्यों बदलाव नहीं ला सकता है? ठीक है, बताइएगा मुझे कमेंट में। लर्नर्स गेट सर्टिफिकेट और आर प्रमोटेड टू हायर क्लास बेस्ड ऑन समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट के आधार पर या तो आपको हायर लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है और या तो आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए समेटिव असेसमेंट एट द एंड क्यों होता है, याद कीजिए। एट द एंड क्यों होता है और इसमें क्यों नहीं होता है कि आपका एक जो मॉडिफिकेशन बिहेवियर क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए समेटिव असेसमेंट यानी मान लीजिए बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के बाद आपको कौन फीडबैक देगा, आप क्या इंप्रूव करोगे? अगर कर भी लोगे तो हम कैसे इसको मेजर करेंगे, क्योंकि आप तो चले गए ना। यस, फाइनल जजमेंट एंड फाइनल फीडबैक के लिए होता है। फाइनल फीडबैक मतलब आप जीवन में इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करो, मैथमेटिक्स को। तो आपने मैथमेटिक्स सुधारा या नहीं सुधारा मैं नहीं देखने जा रहा, क्योंकि आप स्कूल से क्वालिफाई कर चुके हैं। बोर्ड एग्जाम, क्लास एंड एग्जाम, फाइनल एग्जाम एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल। अब चलते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस एस स्टीवन, नाम रखिएगा। एस एस स्टीवन, हमेशा नाम याद रखिए। इन्होंने प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट को 4 लेवल पे डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ 4 एट्रीब्यूट। 4 लेवल क्या है? आइडेंटिटी, मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल एंड एग्जैक्ट 0 पॉइंट, ये है उसका एट्रीब्यूट। ठीक है, 4 लेवल क्या है? इसी एट्रीब्यूट को देख के उन्होंने 4 टाइप्स दिए हैं। एक है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। ठीक है, एक एक करके जानेंगे। नॉमिनल स्केल क्या है? नॉमिनल स्केल इज द सिंपलेस्ट, most primitive and weakest form of measurement when we substitute numbers or symbols to real object by classification, thus called classification scale। इसको क्लासिफिकेशन स्केल इसलिए करा जाता था, पहले जब कोई चीज को काउंट करने के लिए हम लोग या तो ऐसे क्रॉस से याद रखते थे या तो ऐसे साइकिल से याद रखते थे। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं नॉमिनल स्केल, जहां पे सिर्फ क्लासिफिकेशन होता है। इन दिस लेवल और स्केल पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन इज सीन एंड ऑन दिस बेसिस इज अलॉटेड सिंबल। यानी कि मान लीजिए एक ये लेवल है जहां पे एक ऑब्जेक्ट को आप देखते हो और कोई सिंबल देते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी स्टूडेंट को नाम दे दिया उसके जेंडर पे, उसके प्लेस पे, लेवल ऑफ एजुकेशन पे। सो असाइनिंग नंबर टू ऑब्जेक्ट वेयर डिफरेंट नंबर्स इंडिकेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि आप ऐसे नंबर्स दो, आप ऐसे मतलब उसको सजाओ ताकि डिफरेंट लोगों को लगे, डिफरेंट नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट मिले डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंडिकेट करने के लिए और डिफरेंट नंबर को इंडिकेट करने के लिए। इट ओनली हैज आइडेंटिटी। नॉमिनल स्केल क्लासिफिकेशन स्केल होता है, नेम हो सकता है, ठीक है, नेम हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। ठीक है, तो इसको नॉमिनल स्केल में प्रेजेंट करा जाता है क्योंकि ये क्लासिफिकेशन स्केल है। उसके बाद आता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल मतलब ही होता है कि ऑर्डर, रैंक। इन द मेजरमेंट ऑफ दिस लेवल ऑफ स्केल द क्वांटिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन, या तो क्वांटिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन इज मेजर्ड and is allotted to classification
नेम और सिंबल ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। यानी कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो लेवल रहेगा, यहाँ पे क्वांटिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब वो चाहे ऑब्जेक्ट का हो चाहे वो पर्सन का हो, इसको मेजर करा जाएगा, इसको क्लासिफाई करा जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, इसका रैंक क्या रहेगा, इसका ऑर्डर क्या रहेगा। The ordinal numbers actually state the relative position of the amount of characteristics relative to others। यानी कि ये यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर्स दिए जाते हैं they are relative in nature। Scale has no absolute zero point, यहाँ पे कोई जीरो पॉइंट नहीं है, but there are unequal distances between scale of values। ठीक है, यहाँ पे unequal distribution भी होता है। For example, children in a race secure first, second, third and so on। ठीक है, चिल्ड्रन यहाँ पे ऑर्डर में आ रहा है, फर्स्ट हुआ, देन सेकंड, देन थर्ड। The number of indicates placement or order, first is better than two and so on। first is better than two, second is better than first, इसी तरीके से चलेगा। ये ऑर्डिनल स्केल में है। इट हैज बोथ आइडेंटिटी एंड मैग्नीट्यूड। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे इंटरवल होता है, यहाँ पे दो हाफ में डिवाइड करे जाएंगे। द मेजर ऑफ दिस लेवल और स्केल or trait of an object or person is measured in unit numbers, there is equal and actual difference between any two continuous unit numbers। ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट में क्या होगा, इस मेजरमेंट में मतलब इंटरवल में क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन आप मेजर करोगे उनका दो नंबर रहेगा। ठीक है, मान लीजिए किसी का हाइट है 5.7, किसी का है 5.9। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एक्चुअल डिफरेंस इन दोनों में कॉन्टिन्यूस में क्या क्या है। जो डिफरेंस देखेंगे, जो दूरी देखेंगे, इसको कहेंगे इंटरवल। नंबर्स हैव ऑर्डर लाइक ऑर्डिनल। नंबर्स को नंबर में कहता है, ऑर्डिनल में कहते हैं इसको, इसीलिए ऑर्डिनल यूज करा जाता है। बट देयर आर ऑल्सो इक्वल इंटरवल स्केल्स एडजेसेंट कैटेगरीज। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्डर मिलेगा, कभी डिफरेंट भी हो सकता है, कभी दूसरा सिचुएशन भी आ सकता है, और ऐसे भी हो सकता है इक्वल इंटरवल बिटवीन टू एडजेसेंट कैटेगरीज। जैसे कि अभी देखिए, जब हम रीजनिंग लिखते हैं, रीजनिंग में क्या करते हैं, टू लिखा है, थ्री लिखा है, फाइव लिखा है, पूछेगा यहाँ पे क्या है। आपने कैसे पता किया यहाँ पे फोर है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज चलता ही आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया कितना, 78 एंड 79। अब 78 एंड 79 में जो फर्क है फ़ारेनहाइट स्केल में, वही फर्क 45 एंड 46 में भी है। ठीक है, इट हैज आइडेंटिटी, मैग्नीट्यूड और इक्वल इंटरवल, इसमें तीन होते हैं। आगे आगे जाएंगे रेशियो स्केल में, ये सबसे बेस्ट माना जाता था और यहीं पे सब कुछ होता है। ठीक है, मतलब सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। द मेजरमेंट ऑफ दिस लेवल पोजेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड इंटरवल मेजरमेंट बिसाइड हैविंग द कॉपी ऑफ जीरो पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जीरो पॉइंट होता है, बाकी सब कॉमन ही होता है। द जीरो इज द पॉइंट एट विच द ट्रेट इज कंप्लीटली एब्सेंट। जीरो का मतलब है कहीं पे भी वो कभी भी साइलेंट हो जा सकता है, यानी कि ये कंप्लीटली एब्सेंट रहेगा। ठीक है, ये जो ट्रेट है वो कंप्लीटली एब्सेंट रहेगा। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीरो the obtained result can be compared and they can be given ratio value। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जीरो से स्टार्ट होता है और जो रेशियो वैल्यू पे खत्म होता है। सो इट इज कॉल्ड रेशियो मेजरमेंट, जैसे कि 1:3 रेशियो इज टू बी मेंटेन इन एवरी क्लास। ठीक है, अब हम चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। एक अच्छे टेस्ट में क्या क्या होना चाहिए, तीन चीजें होना चाहिए, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड यूजिबिलिटी। तो सबसे पहले आते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट पर्पस टू मेजर। ठीक है, तो वैलिडिटी क्या है, एक टेस्ट कितना अपने मेजर को या फिर कितना जो अपने ऑब्जेक्टिव को मैच कर पाता है, वही उसका वैलिडिटी होता है। इट टॉक्स नॉट ओनली अबाउट कंसिस्टेंसी ऑल्सो एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस ऑफ द टेस्ट एंड रिजल्ट। तो वैलिडिटी क्या है, ये सिर्फ एक्यूरेसी नहीं होता है, बल्कि ट्रूथफुलनेस एंड टेस्ट रिजल्ट भी होता है। दिस कैन ऑल्सो बी सेड दैट वैलिडिटी अबव रिलायबल एंड इट इंक्लूड्स रिलायबिलिटी ऑल्सो। हम ये मानते हैं कि वैलिडिटी रिलायबिलिटी से ज्यादा है, और हर एक चीज में हम रिलायबिलिटी ढूंढते हैं। बेसिकली यहाँ पे चार प्रकार के रिलायबिलिटी होता वैलिडिटी होता है, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। उसी के अंडर में दो आते हैं, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एंड कंकरेंट वैलिडिटी। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? यस, एनी डाउट्स यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है क्या? आगे बढ़े, वैलिडिटी समझ गया ना, वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलिडिटी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।
ओके, नो डाउट, चलिए। वैलिडिटी समझ में आ गया। इस वेन डायग्राम को जरा सा देखिए, ठीक है। और एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, ये रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी पूछा जाएगा एग्जाम में। ओके, तो ये क्या हो गया देखिए। ओके, नाउ सी, यहाँ पे देखिए वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी क्या हो गया कि जो रिलायबिलिटी है, यहाँ पे जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो है, यहाँ पे देखिए, रिलायबिलिटी इज अ कंडीशन विच हैव टू बी फुलफिल्ड, ठीक है। रिलायबिलिटी एक कंडीशन है जिसको फुलफिल करना जरूरी है, बट नॉट ए नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। नॉट द सफिशियंट कंडीशन, इट इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट द सफिशियंट कंडीशन, ठीक है। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, बहुत प्रकार की वैलिडिटी जो हमने डिस्कस किया है वो यहाँ पे देखेंगे एक एक करके, ठीक है। फर्स्ट इज फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या होता है? द अपीयरेंस ऑफ द टेस्ट, पर्पस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव इट कवर्स, डायमेंशन इट मेजर्स, लैंग्वेज यूज एटसेट्रा। फेस वैलिडिटी मतलब कि जैसे होता है ना, जब हम कॉपी खरीदने जाते हैं, नोट्स वगैरह खरीदने जाते हैं, देखते हैं उसका कवर पेज कैसा है, स्मेल कैसा आ रहा है, उसका अंदर का पेज कैसा है, जो दिखता है वही आपको बिकता है, यानी वही अच्छा लगता है। वैसे ही एक टेस्ट में देखते हैं, अच्छा ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है, डायमेंशन अच्छा है, लैंग्वेज अच्छा है, तो फिर टेस्ट वैलिड होगा। ऐसे जब कह देते हैं, इसको कहते हैं फेस वैलिडिटी। इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डिटरमाइनिंग वैलिडिटी। नेक्स्ट आते हैं कंटेंट वैलिडिटी। इट इन्वॉल्व्स एसेंशियली द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ टेस्ट कंटेंट टू डिटरमाइन वेदर इट कवर्स रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ बिहेवियर डोमेन टू बी मेजर्ड और नॉट। यानी कि कंटेंट वैलिडिटी यह होता है कि आप जो कंटेंट पढ़ा रहे हो, या फिर जो कंटेंट आप मान लीजिए आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, मैथमेटिक्स का कंटेंट जो आपने पढ़ाया है वही अगर एग्जाम में आता है, टेस्ट में आता है, देन द कंटेंट वैलिडिटी इज देयर। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये साइकोलॉजिकल ट्रेट होता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मतलब होता है द टेस्ट स्कोर्स आर एग्जामिन्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्ट। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्ट फॉर अचीवमेंट ऑफ स्टडी मे बी हिज और हर इंटेलिजेंस, प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एटसेट्रा। एक स्टूडेंट का इंटेलिजेंस, प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड, ये सभी को देख करके अगर आपका टेस्ट वैलिड है, यानी कि आपका टेस्ट बच्चे के इंटेलिजेंस के हिसाब से है, उसके एप्टीट्यूड, उसके इंटरेस्ट या फिर उसका एटीट्यूड के हिसाब से है, तब आप यू कह सकते हो कि यस इट हैज सम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। Construct validity can be defined as the extent to which the test may be said to measure a theoretical construct or trait or psychological variable. Construct validity क्या होता है बेसिकली? तो यहाँ पे the extent to which the test may be said a measure construct, यानी कि अगर आपका टेस्ट किसी एक स्किल को, किसी एक एप्टीट्यूड को, किसी एक डोमेन को बच्चे का टेस्ट कर रहा है, साइकोलॉजिकल वेरिएबल को टेस्ट कर रहा है, देन इट हैज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब आता है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, जो कि दो प्रकार से होते हैं। अब ये क्राइटेरियन रिलेटेड का मतलब क्या होता है देखिए। तो क्राइटेरियन रिलेटेड मतलब कि एक कंडीशन, ठीक है, इट कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड एंड डिक्लेयर इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल इंडाइसेस। ये नंबर से डिक्लेयर करा जा सकता है। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी फोकस ऑन एक्सटर्नल क्राइटेरियन, ठीक है। क्या होता है ये? एक्सटर्नल क्राइटेरियन, कंडीशन वो भी एक्सटर्नल। तो यहाँ पे दो प्रकार की कंडीशन है, फर्स्ट इज प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, सेकंड इज कंकरेंट वैलिडिटी। तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी मतलब इट इंडिकेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेस्ट इन फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम इन अ स्पेसिफिक एरिया। फॉर एग्जांपल, आप लोग जब नेट क्वालिफाई करते हो, नेट या फिर गेट जो भी आप देते हो, अगर आप मान लीजिए नेट क्वालिफाई करते हो, ठीक है, जब आप नेट क्वालिफाई करते हो तो क्या होता है बेसिकली कि आप लोग मतलब जो टेस्ट लिख के आते हो, उससे ये पता चलता है कि द पर्सन इज केपेबल ऑफ बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर और ए लेक्चरर, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप में वो काबिलियत है ताकि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सको, ठीक है। इसका मतलब इस टेस्ट का प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है या नहीं है? तो आप लोग कहेंगे कि ऑब्वियसली है, क्योंकि ये टेस्ट से हम पता कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये जो नेट क्वालिफाई कर रहा है वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। इन शॉर्ट, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी डिटरमाइन हाउ फार द टेस्ट इज एबल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर रिजल्ट। ये टेस्ट अगर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पा रहा है, देन इट हैज प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। नेक्स्ट इज कंकरेंट वैलिडिटी। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट स्कोर्स कॉरेस्पॉन्ड टू ऑलरेडी एक्सेप्टेड मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन प्रेडिक्टिव में क्या होता है, आप फ्यूचर में क्या कर पाओगे वो हम प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन कंकरेंट में ऑलरेडी एक सेट ऑफ मेजर है, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ स्कोर्स हैं, ऑलरेडी कुछ स्टैंडर्ड स्कोर्स है, जिसके साथ अगर मैं मैच करूं, जिसके साथ अगर मैं देखूं कि जो आपका जो स्कोर है
उसको मैं मैच करूं। फॉर एग्जाम्पल आप यूं कह लीजिए कि मतलब कि आपने एक टेस्ट किया है, आपका टेस्ट स्कोर, आपने जो टेस्ट बनाया था उसका टेस्ट स्कोर मैं एक स्टैंडर्ड टेस्ट स्कोर के साथ मैच करूंगा। अगर आसपास भी आता है तो कहूंगा कि यस इट हैज कंकरेंट वैलिडिटी, अगर नहीं है तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव प्रिपेयर्ड अ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड यू वांट टू नो द कंकरेंट वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, you have to correlate the score of test administration with the scores of another standardized test। एक इंटेलिजेंस टेस्ट करके मैं दूसरे इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ उसको कंपेयर करके देखूंगा कि ये कितना, मतलब जैसे आईक्यू टेस्ट वगैरह करते हैं कि व्हाट इज माय आईक्यू, ठीक है, आईक्यू के साथ जब हम मैच करते हैं। अब आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंटली अगर एक ही चीज बार बार रिपीट होता है इसको रिलायबिलिटी कहा जाता है। इट शोज अ कंसिस्टेंट रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट यूजेस इन डिफरेंट सिचुएशन। वही मतलब रिपीटेशन होगा अगर सिचुएशन भी रिपीट होगा, जैसे किस में होता था, डॉग में होता था क्लासिकल कंडीशनिंग में। अगर सिचुएशन मतलब कि रिपीट होता है तो वो क्या करता था, वो सलाइवा सीक्रेट करता था। एंड प्लेसेस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, मतलब कि रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट अगर सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है जितनी बार भी आप इसको रिपीट करते हो तो हम कहेंगे टेस्ट इज रिलायबल। रिलायबिलिटी इज अ नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी। ये एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, याद रखिए। रिलायबिलिटी जरूरी है लेकिन वैलिडिटी के लिए सफिशिएंट नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए जिसके वजह से वो एक वैलिड टेस्ट बनेगा। वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलायबल, एक वैलिड टेस्ट हमेशा रिलायबल होता है, लेकिन हमेशा एक रिलायबल टेस्ट कभी वैलिड नहीं हो सकता। देयर आर 4 कॉमन मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ टेस्ट स्कोर। फर्स्ट इज टेस्ट टेस्ट मेथड, पैरेलल फॉर्म में रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ मेथड, कुडर रिचर्डसन मेथड। ठीक है, एक एक करके देखेंगे इसको क्या है। टेस्ट टेस्ट मेथड में आपको पता ही है टेस्ट एंड रीटेस्ट का मतलब ही होता है कि हम पहले क्या करेंगे, बच्चे को टेस्ट करेंगे। वी परफॉर्म द सेम टेस्ट ऑन द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट 2 डिफरेंट ओकेजन। मान लीजिए आज 29th को एक टेस्ट कराएंगे, वही टेस्ट को फिर से मान लीजिए 5 तारीख को रिपीट करेंगे। अब देखेंगे कि दोनों टेस्ट का रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। अगर दोनों का लगभग पास में आ रहा है तो फिर टेस्ट हैज रिलायबिलिटी। उसके बाद आते हैं पैरेलल फॉर्म मेथड। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने सेट एग्जाम दिया होगा, सेट मतलब सेट ए सेट बी, इसका क्या मतलब होता है, पैरेलल फॉर्म। द सेम ग्रुप इज प्रोवाइडेड 2 डिफरेंट टेस्ट मेजरिंग द सेम डायमेंशन, क्वेश्चन सेम, लेवल सेम, बस 2 प्रकार का पेपर बनेगा, सेट ए एंड सेट बी। अगर सेट और सेट बी में आपका स्कोर लगभग सेम आया तो हम कह सकते हैं इट हैज वैलिडिटी। उसके बाद आता है इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड, जिसमें क्या होता है, इट इंडिकेट्स होमोजेनिटी ऑफ टेस्ट, यानी कि अगर एक ही टेस्ट का जो स्कोर है या फिर यूं कह लीजिए जो कंटेंट्स है, जो क्वेश्चंस है या फिर जो आइटम्स जिसको हम कहते हैं वो होमोजीनियस है या नहीं है, मतलब सेम सब्जेक्ट्स के आया है या नहीं। इफ ऑल द आइटम्स ऑफ द टेस्ट मेजर द सेम फंक्शन और ट्रेट और द टेस्ट इज सेड टू बी होमोजेनियस वन एंड इट्स इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी वुड बी प्रीटी हाई। अगर आपका टेस्ट जो है वो होमोजीनियस है, यानी कि अगर मैं इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहा हूं तो सारे जो आइटम्स है वो रिलेटेड टू इंटेलिजेंस ही है, तो फिर यहाँ पे आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी बनने का चांस बहुत ज्यादा होता है। 2 प्रकार के कॉमन मेथड होते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी को मापने के लिए, एक होता है स्प्लिट हाफ मेथड, एक होता है कुडर रिचर्डसन मेथड। स्प्लिट हाफ में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास 100 क्वेश्चन है तो मैं 50-50 करके डिवाइड कर दूंगा। वही इंटरनल मतलब वही टेस्ट को 2 भाग में मुझे डिवाइड करके उनके अंदर का जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है वो देखना होता है। जैसे कि स्प्लिट हाफ में हमने क्या कर दिया, ऑड इवन 1 3 5 7 9 एक ग्रुप में, 2 6 8 10 एक ग्रुप में कर देंगे, और उन दोनों के बीच में देखेंगे कि ऑड वाले का कितना रिजल्ट आ रहा है और इवन वाले का कितना रिजल्ट आ रहा है। कुडर रिचर्डसन में बहुत सारे फॉर्मूला है, ज्यादातर हम यूज करते हैं KR20, कुडर रिचर्डसन 20। तो इट इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट इन विच ईच क्वेश्चन ओनली हैज 2 आंसर। कुडर रिचर्डसन में 2 ही पॉसिबल आंसर होते हैं, एक होता है राइट और एक होता है रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव, 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक होता है आइटम ऑब्जेक्टिविटी, एक होता है स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी। आइटम ऑब्जेक्टिविटी मतलब आइटम कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होगा, यानी कि आइटम का सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है। मैं अगर पूछूं कब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो एक ही आंसर बनेगा, लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट इज लाइफ तो उसका बहुत सारा आंसर बन सकता है। आइटम ऑब्जेक्टिव मींस item or question having only one right answer. Often we see that a single item has 2 or more related answer which affect the validity of the
रेस्ट, यानी कि यहाँ पे जब टेस्ट में 2-4 पॉसिबल आंसर बन सकते हैं वो इनवैलिड बन गया। अपार्ट फ्रॉम दिस एम्बिगुअस क्वेश्चन, लैक ऑफ प्रॉपर डायरेक्शन, डबल बैरिड क्वेश्चन, क्वेश्चन विद डबल नेगेटिव, ऐसे टाइप क्वेश्चन डू नॉट हैव ऑब्जेक्टिविटी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से कभी भी ऑब्जेक्टिविटी नहीं मिलता है। ऑब्जेक्टिविटी मिलेगा कब? जब आपका क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा और उसका एक ही आंसर पॉसिबल होगा। नेक्स्ट इज स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी। इट रेफर्स टू द टेस्ट पेपर वुड फेच द सेम स्कोर, यानी कि स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि आपके पास स्कोरिंग की है, अगर वो स्कोर आपका जो कंडक्टेड स्कोर के साथ मैच कर रहा है, इट हैज स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी। इट कैन बी इंश्योर्ड बाय केयरफुली मेंटेनिंग द आइटम ऑब्जेक्टिविटी। जब हम आइटम बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम बनाएंगे। इजी फॉर इंश्योरिंग स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी वैसा बनाएंगे। सर्टनली प्रिकॉशंस हम लेंगे, कौन सा हम अवॉइड करेंगे। स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी सच एज केयरफुली phrasing the essay items, making proper direction of scoring, making the answer short answer type instead of essay type। मतलब जितना आप स्कोरिंग देखिए, स्कोरिंग के टाइम में भी ऑब्जेक्टिविटी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का आपने लिखा है, ठीक है, मैं एक टीचर हूं और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। जब आपका कॉपी मैं चेक करूंगा तो मैं आपको पूरा का पूरा मार्क देने की कोशिश करूंगा कि अच्छा आपने लिखा तो है, तो उसको मार्क दे देते हैं, अच्छा मार्क, ठीक है। लेकिन और एक टीचर होंगे जो पूरा माइनॉरिटली देखेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे, अगर एक एक पॉइंट आपने छोड़ा है तो वहीं पे एक मार्क वो डिडक्ट कर देंगे। तो स्कोरिंग के लिए जो स्कोर कर रहा है, स्कोरर या फिर इवेलुएटर, उसका भी माइंडसेट या फिर उसका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी उसी के ऊपर डिपेंड करता है जो उसको स्कोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आइटम एनालिसिस। व्हाट इज आइटम एनालिसिस? आइटम यहाँ पे मतलब है, आइटम का मतलब है यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जब हम टेस्ट बनाएंगे तो कुछ प्रिंसिपल्स पर हमारा टेस्ट बनेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल है, रिसर्चर मस्ट फर्स्ट डिफाइन द प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम क्या है जिसको आप एग्जामिन करना चाहते हो, एंड ले फाउंडेशन ऑफ द क्वेश्चनर। यहाँ पे क्वेश्चनर बनाना स्टार्ट करते हो। उसके बाद आता है करेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन इज डिपेंडेंट ऑन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन द रिसर्चर सीक, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस एंड द रिस्पोंडेंट्स ऑफ शेड्यूल और क्वेश्चनर। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप क्या देखोगे, अच्छे से क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जब बनाओगे तो काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, आप जो क्वेश्चन बना रहे हो वो आपके जो मतलब प्रॉब्लम को डिफाइन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टूडेंट का इंटेलिजेंस टेस्ट करने चाह रहा हूँ, तो मेरा जो टेस्ट बनेगा या फिर जो क्वेश्चन बनेगा, जो आइटम बनेगा, वो क्वेश्चन, वो इंफॉर्मेशन क्या इंटेलिजेंस रिलेटेड है या क्रिएटिविटी रिलेटेड है, तो उसको भी हमें इंश्योर करना है। Question should be easy to understand and direction to fill up the questionnaire clearly is mentioned. This should be done to avoid any confusion। कभी कभी क्वेश्चन में बस क्वेश्चन लिखा जाता है, ऊपर नहीं लिखा जाता है कि कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, कितने मार्क्स का होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं लिखा जाता है, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, बच्चे आंसर इधर उधर का लिखेंगे। टीचर मस्ट प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट ऑफ शेड्यूल while giving ample thought to the sequence in which he or she wants to place the question। इसमें आपका एक ड्राफ्ट आउटकम लिखना चाहिए, मतलब कि एक रफ ड्राफ्ट आप बनाओ पहले, क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या रहेगा, क्वेश्चन मतलब लॉन्ग क्वेश्चन पहले आएगा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के बाद लॉन्ग क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन में से कितने करने पड़ेंगे, जैसे कि 7 क्वेश्चन दे दो और लिख दो कि आंसर एनी 5। तो ये सारी चीजें आप ड्राफ्ट में पहले से ही बना के रखो। उसके बाद आते हैं स्टेप्स इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन। स्टेप क्या होता है, जब भी हम टेस्ट बनाएंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। पहले आप प्लान करोगे, उसके बाद राइटिंग आइटम ऑफ द टेस्ट, यानी क्वेश्चन का आइटम बनाओगे, उसके बाद प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट, टेस्ट को प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेट करोगे, उसके बाद आप आइटम एनालिसिस करोगे, उसके बाद एस्टैब्लिशिंग रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, रिलायबिलिटी टेस्ट करोगे, उसके बाद वैलिडिटी टेस्ट करोगे, और उसके बाद फाइनल टेस्ट बनाओगे, एंड फाइनली आप मैनुअल एंड उस टेस्ट को रिप्रोड्यूस करोगे, ठीक है। तो पहले प्लानिंग में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम टाइम एंड मैक्सिमम मार्क। प्लान क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा टेस्ट का, और क्या रहेगा कि मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम मार्क कितना रहेगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डिजाइन फॉर द टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे ब्लूप्रिंट बनेगा। तो प्रिपरेशन क्या करेंगे हम लोग, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, पहले हम देखेंगे कि हमारा वेटेज क्या है, वेटेज यानी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस पहले आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे, उसके बाद वेटेज टू कंटेंट बनाओगे, उसके बाद फॉर्म ऑफ क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दोगे, उसके बाद वेटेज दोगे डिफिकल्टी लेवल पे। अब वेटेज टू ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वेटेज, जैसे कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन। आप कितना मार्क इस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, परसेंटेज तो हमेशा 100 ही होगा, उस हिसाब से आप क्वेश्चन बनाओगे। नेक्स्ट इज वेटेज टू कंटेंट। मान लीजिए मैंने 2 टॉपिक पढ़ाया है इंग्लिश में, तो टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2।
टॉपिक नंबर 1 से कितने क्वेश्चन पूछना है मुझे, इतना पूछना है, टॉपिक नंबर 2 से इतना पूछना है, तो परसेंटेज मिला के 100 होना चाहिए। अगेन वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन 3 प्रकार से होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड एसे टाइप। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे उस हिसाब से मैंने देख लिया, मार्क कितने रहेंगे और परसेंटेज कितना रहेगा, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड फाइनली आपका डिफिकल्टी लेवल क्या होना चाहिए, इजी, एवरेज एंड डिफिकल्ट, उसमें कितना कितना परसेंटेज आप फोकस करना चाहते हो। फाइनली आपका बनेगा ब्लूप्रिंट। ठीक है, ब्लूप्रिंट इज अ 3 डायमेंशनल मॉडल जहां पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड कंटेंट को लेकर के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और हमेशा याद रखिए यहाँ पे आपका टोटल क्वेश्चन अगर ग्रैंड टोटल आपका मैच कर रहा है तो ही ये सही है। ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप और ऐसे टाइप। आप यहाँ पे लिखोगे कि आप कितने क्वेश्चन पूछोगे और कितना मार्क्स मिलेगा, तो हर चीज को ऐसे लिखोगे, टोटल करोगे, यहाँ पे भी टोटल होगा, यहाँ पे भी टोटल, और ये बनेगा आपका ग्रैंड टोटल। ठीक है, ये हो गया ब्लूप्रिंट। अब हम चलेंगे आइटम एनालिसिस पर। आइटम एनालिसिस का मतलब है जब मैंने एक क्वेश्चन बना, मतलब एक क्वेश्चनर बना दिया है, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, यानी बहुत सारे आइटम्स है, उस आइटम को मुझे एनालिसिस करना है, मतलब कि वो आइटम को मुझे टेस्ट में रखना है कि नहीं रखना है। मैंने एक स्टेप कहा आइटम एनालिसिस में कि जब हम टेस्ट बनाते हैं हर एक आइटम को टेस्ट करेंगे, ठीक है, प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे। प्रिलिमिनरी टेस्ट मतलब मेरा जो टेस्ट बना है वो सभी के लिए बना है, लेकिन मैं पहले 2-4 व्यक्ति के ऊपर उसको अप्लाई करके देखूंगा कि वेदर इट इज एप्लीकेबल और नॉट। अगर लगे मुझे कि इसे चेंज करना चाहिए तो मैं वहां पे चेंज कर सकता हूं बिफोर फाइनलाइजिंग इट। So item analysis is a statistical technique used for selecting and rejecting the item of a test on the basis of their difficulty value and discrimination index। ठीक है, कोई भी आइटम को हम स्टैटिस्टिकली सिलेक्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है आइटम के डिफिकल्टी वैल्यू पर और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स पर। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और ये क्या हेल्प करेगा, इट हेल्प्स टू इंडिकेट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द आइटम सच एज विच इज मोर डिफिकल्ट, मॉडरेटली डिफिकल्ट और इजी। डिफिकल्टी लेवल पता करेगा और क्या करेगा, प्रोवाइड इंडिकेशन रिगार्डिंग द एबिलिटी ऑफ दिस आइटम टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंफीरियर एंड सुपीरियर। इससे इंफीरियर बच्चों का भी पता चल जाएगा और सुपीरियर बच्चों का भी पता चल जाएगा। अब स्टेप क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आइटम एनालिसिस करते वक्त सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्कोर को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, यानी कि जो अरेंज करेंगे आप स्कोर्स वो डिसेंडिंग, हाईएस्ट टू लोएस्ट रहेगा। अब इसमें 2 ग्रुप बनेंगे, हाईएस्ट में जो ग्रुप बनेगा और जो लोएस्ट में ग्रुप बनेगा वो बनेगा टेक 27% ऑफ स्कोर फ्रॉम हायर ग्रुप, 27% स्कोर फ्रॉम लोअर ग्रुप। अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 स्टूडेंट को आप डिसेंडिंग में सजाओगे। ठीक है, जो पहले 27% रहेंगे, टॉप 27% उनको सिलेक्ट करा जाएगा, और जो लोएस्ट 27% है उनको सिलेक्ट करा जाएगा और उनके नंबर को कैलकुलेट करा जाएगा। हायर ग्रुप को लिखा जाएगा NH यानी नंबर ऑफ हायर ग्रुप, और लोअर ग्रुप को लिखा होगा नंबर ऑफ लोअर ग्रुप और NL। काउंट द नंबर ऑफ राइट रिस्पॉन्स फ्रॉम हायर ग्रुप देन लोअर ग्रुप, मतलब कि राइट रिस्पॉन्स हायर ग्रुप के जितने भी 27% पॉपुलेशन है, इन्होंने फर्स्ट आइटम को, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को, कितनों ने सही आंसर दिया है और कितनों ने नहीं, फ्रॉम हायर ग्रुप वो कैलकुलेट करेंगे। वैसे ही लोअर ग्रुप में फर्स्ट आइटम को कितनों ने सही आंसर दिया है और कितनों ने गलत आंसर दिया है, उसको हम देखेंगे। काउंट द नॉन रेस्पॉन्स स्टूडेंट, और जो लोग रेस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं किए हैं उसको भी आप काउंट करो। उसके बाद बनेगा आपका डिफिकल्टी इंडेक्स, क्वेश्चन डिफिकल्ट है कि इजी है यहाँ पे पता चलेगा। इसमें क्या होगा, इट इंडिकेट्स हाउ डिफिकल्ट एन आइटम इज, द डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ एन आइटम इंडिकेट द प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु हैव गिवन करेक्ट आंसर। यहाँ पे कितने परसेंट ऑफ कैंडिडेट ने सही आंसर दिया है वो पता चलेगा। डिफिकल्टी वैल्यू इज इक्वल टू RH प्लस RL डिवाइडेड बाय NH प्लस NL। राइट रेस्पॉन्स फ्रॉम हायर ग्रुप प्लस राइट रेस्पॉन्स फ्रॉम लोअर ग्रुप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हायर ग्रुप प्लस नंबर ऑफ लोअर ग्रुप। वैसे आइटम डिफिकल्टी क्या होता है, R डिवाइडेड बाय N इंटू 100, राइट रेस्पॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 100। नॉन रेस्पॉन्स के लिए क्या होगा, राइट मतलब कि जो राइट रेस्पॉन्स फ्रॉम हायर ग्रुप प्लस राइट रेस्पॉन्स फ्रॉम लोअर ग्रुप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हायर ग्रुप प्लस नंबर ऑफ लोअर ग्रुप माइनस नॉट रिस्पॉन्डेंट, जो लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। कंडीशन क्या है, कंडीशन को अच्छे से याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। लो डिफिकल्ट वैल्यू आर मोर डिफिकल्ट आइटम, यानी कि जिनका डिफिकल्ट वैल्यू लो है वो ज्यादा डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्टी वैल्यू अगर 0.10 है, दैट मीन्स ओनली 10% स्टूडेंट हैव आंसर्ड करेक्टली। ठीक है, जैसे कि कल हमारा मॉक टेस्ट हुआ था, आप लोगों ने टेस्ट दिया था, परसेंटेज मुझे शो कर रहा है कि इनका जो परसेंटेज है, मान लीजिए 28% ऑफ स्टूडेंट हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली। 100 में से 28 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, इसका मतलब है मेरा डीवी कितना हो जाएगा, डिफिकल्टी वैल्यू 0.10।
28। ठीक है, वैसे ही अगर हाई डिफिकल्ट वैल्यू निकल के आता है तो ये इजी आइटम था, डीवी इज इक्वल टू 0.89, विच मींस 89% ऑफ स्टूडेंट हैव आंसर्ड करेक्टली। अगर 89% स्टूडेंट आंसर आराम से कर रहे हैं तो फिर ये इजी आइटम हो गया, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स क्या होता है, देखिए, द डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स डिस्टिंग्विशेस बिटवीन वेल इन्फॉर्म्ड एग्जामिनीज टू दैट ऑफ लेस इन्फॉर्म्ड एग्जामिनी, यानी कि टैलेंटेड बच्चे और जो लो अचीवर्स, इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करा सकता है। इट इज द डिग्री टू विच सिंगल आइटम सेपरेट सुपीरियर फ्रॉम द इंफीरियर। ठीक है, मतलब सुपीरियर कौन है और इंफीरियर कौन है, यहां से पता चल जाएगा। डीआई और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स इज इक्वल टू आर एच माइनस आर एल, जो कि राइट रिस्पॉन्स फ्रॉम हायर ग्रुप माइनस राइट रिस्पॉन्स फ्रॉम लोअर ग्रुप, डिवाइडेड बाय एन यानी टोटल नंबर, इनटू एच डिवाइडेड बाय एल, यानी कि हायर ग्रुप डिवाइडेड बाय लोअर ग्रुप। कंडीशन क्या है, अगर आपका डीआई 40 एंड अबव हो गया तो आइटम बहुत अच्छा है। अगर डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स 40 0.402 अबव हो गया तो वो बहुत अच्छा आइटम है। अगर बिलो 0.19 होता है तो इस आइटम को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके टाइप्स होते हैं 3 प्रकार के। जीरो डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब है द आइटम इज आंसर्ड करेक्टली और इनकरेक्टली बाय द एग्जामिनीज, नो मैटर फ्रॉम हायर ग्रुप और लोअर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 पे कि इंडिया इंडिपेंडेंस कब मिला, इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिला। तो लोअर ग्रुप के भी सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर किया है 1947, हायर ग्रुप के स्टूडेंट ने भी आंसर किया है 1947। तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हायर एंड लोअर ग्रुप के बीच में, समझ रहे हो। उसके बाद आता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, वेयर आइटम इज आंसर्ड करेक्टली बाय सुपीरियर बट आंसर्ड इनकरेक्टली बाय इंफीरियर। जब मैं पूछूं नागासाकी डे कब मनाया जाता है, तो जिनको पता है वो आंसर सही कर देंगे, यानी सुपीरियर्स जो है वो आंसर कर देंगे, जो इन्फीरियर है वो आंसर नहीं कर पाएंगे। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसीलिए हायर ग्रुप वाले कर दिए, लोअर ग्रुप वाले नहीं कर पाए, ये पॉजिटिव है। लेकिन जब उल्टा हो जाएगा, एक क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब मान लीजिए ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, जो लोग पढ़ाई करते हैं वो गेम फेम नहीं खेलते हैं, गेम के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे द आंसर इज करेक्टली आंसर्ड बाय इंफीरियर। इंफीरियर जो है पढ़ाई नहीं करते वो अच्छा आंसर करेंगे, लेकिन इट इज इनकरेक्ट बाय सुपीरियर। वहां पे नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि जो नहीं पढ़ रहा है वो आंसर कर रहा है और जो पढ़ रहा है वो आंसर नहीं कर पा रहा है। अब आते हैं नॉर्म रेफरेंस वर्सेस क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसको बहुत बारीकी से देखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जो टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन अगर देखेंगे, नॉर्म रेफरेंस का मतलब होता है ये रिलेटिव पोजीशन बताता है एक स्टूडेंट का, यानी कि आपका 68 मार्क है आउट ऑफ 100, ये कितना मायने रखता है वो पता करने के लिए आपको अपना स्कोर अपने ही ग्रुप के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट। मान लीजिए अगर आप 68% रखे हो और कोई भी आपसे ज्यादा मार्क नहीं रखा है तो यू आर द टॉपर ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। अगर वही 68% अगर उसी इंस्टीट्यूशन में सारे 90%, 80%, 85% लाए हैं, सो दिस स्कोर वही 68% हो गया इंफीरियर, सबसे लोएस्ट हो गया। क्राइटेरियन में क्या होता है, वैसा नहीं होता है कि लोगों के साथ कंपेयर नहीं करा जाता है, बल्कि इनके पास एक एब्सोल्यूट होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया होता है, इट इज एब्सोल्यूट, और स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड ओनली टू द अमाउंट और परसेंट और मटेरियल नोन। मतलब कि जैसे 60% रखोगे तो फर्स्ट क्लास आ जाएगा, चाहे वो कोई भी रखे उसको फर्स्ट क्लास मिलेगा, वो क्राइटेरिया कंडीशन होता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ मेजरमेंट, टू मेजर जनरल नॉलेज, जनरल लैंग्वेज एबिलिटी और प्रोफिशिएंसी। नॉन रेफरेंस टेस्ट क्या करता है, लैंग्वेज एबिलिटी और प्रोफिशिएंसी देखता है। क्राइटेरियन क्या करता है, स्पेसिफिक डोमेन ऑब्जेक्टिव बेस्ड लैंग्वेज इनपुट्स देखता है। पर्पस क्या है इसका, स्प्रेड स्टूडेंट्स आउट अलोंग कॉन्टिन्यूम ऑफ जनरल एबिलिटी और प्रोफिशिएंसी। नॉन रेफरेंस टेस्ट क्या करता है, नॉन रेफरेंस टेस्ट में मतलब अलग अलग स्टूडेंट को स्प्रेड आउट करता है ताकि जनरल एबिलिटी और प्रोफिशिएंसी पता कर सके, यानी कि सभी स्टूडेंट्स के बीच में कौन कितने प्रोफिशिएंट है वो पता कर सकता है। क्राइटेरियन में इट वेरीज ऑफ नॉन फॉर्मल स्टूडेंट हु नो ऑल ऑफ द मटेरियल शुड ऑल स्कोर 100%। अगर आपको सब कुछ पता है तो 100% स्कोर करोगे, टॉपर सभी को माना जाएगा। ठीक है, टू रैंक ईच स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टू अचीवमेंट ऑफ अदर इन ब्रॉड एरिया ऑफ नॉलेज। यहाँ पे रैंक कर सकते हो नॉन रेफरेंस में, क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्कोर किया है, यानी कि आपका स्कोर अगर सबसे टॉप में है, आपसे कोई ज्यादा नहीं है, तो फिर यू आर द टॉपर, तो आप रैंक 1, उसके बाद रैंक 2, ऐसे करके आप स्टूडेंट को अचीवमेंट के अनुसार रैंक कर सकते हो। लेकिन क्राइटेरिया में क्या होगा, टू डिटरमाइन वेदर ईच स्टूडेंट हैज अचीव्ड स्पेसिफिक स्किल और कॉन्सेप्ट और नॉट। यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्किल की बात हो रही है, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, क्या आपने वो अचीव किया है या नहीं। लास्ट वन इज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई एंड लो अचीवर। नॉन रेफरेंस के बारे में पता चल गया। क्राइटेरिया में क्या होता है, टू फाइंड आउट हाउ मच स्टूडेंट नो बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिंस एंड आफ्टर इट हैज फिनिश्ड।
कितने स्टूडेंट को नहीं पता था क्लास से पहले एक कॉन्सेप्ट, और क्लास के बाद कितने स्टूडेंट को पता चला, ये आप कर लोगे। नेक्स्ट आता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको पता ही है कि ये रिवाइज हो चुका है ऑलरेडी। रिवाइज होने के बाद ये सारे के सारे चीजें जो है ये वर्ब के फॉर्म में आ गए हैं। तो सबसे नीचे आता है रिमेंबर। यहाँ पे क्या होता है, रिकॉल फैक्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि डिफाइन, डुप्लीकेट, लिस्ट, मेमोराइज, रिपीट होता है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक्सप्लेन करा जाता है, क्लासिफाई, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, लोकेट, रिकॉग्नाइज, रिपोर्ट, सिलेक्ट, ट्रांसलेट। उसके बाद आप अप्लाई करोगे न्यू न्यू सिचुएशन में, एग्जीक्यूट, इंप्लीमेंट, सॉल्व, यूज, डेमोन्स्ट्रेट, इंटरप्रेट वगैरह। उसके बाद आता है एनालिसिस। वो होता है क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ऑर्गेनाइज, रिलेट, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, डिस्टिंग्विश, एग्जामिन वगैरह। इवेल्युएट में क्या होगा, अप्रेज, आर्ग्यू, डिफेंड, जज, सिलेक्ट, सपोर्ट, वैल्यू। और लास्ट में आता है सबसे बेस्ट, क्रिएशन। जब आप ये सारे फुलफिल कर लेते हो, देन यू विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग दैट इज प्रोड्यूसिंग और डिजाइनिंग, असेंबलिंग, कंस्ट्रक्टिंग, कंजेक्चरिंग, डेवलपिंग, फॉर्मुलेटिंग, ऑथरेटिंग और इन्वेस्टिगेटिंग। क्लियर है सबको? अगर क्लियर हो गया तो एमसीक्यू पर चलें। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर टीजीटी पीसीएम कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। चलिए आंसर की। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी का आंसर भी आया है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि टीजीटी पीसीएम ऑब्वियसली प्लेसमेंट के लिए होता है, तो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी प्लेसमेंट असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज which attribute is absent in interval scale of measurement, exact 0 point, both equal interval and exact point, magnitude both A and C। ओके, वेरी गुड। तो सभी का आंसर ए आया है। सो एग्जैक्ट 0 पॉइंट जो है वो एब्सेंट होता है, बाकी सारी चीजें इंटरवल स्केल में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज समेटिव इन नेचर, फॉर्मेटिव इन नेचर, डायग्नोस्टिक इन नेचर, बोथ ए एंड बी। देखते हैं कौन सही आंसर करता है। वेरी गुड, संगीता, मानसी, चेतना, ईशानी, लोसना, सन्यासी, प्रियंका, किशोर, तिलोत्तमा, लिटिना, संतोष, भाग्यश्री, पिंकीना, सुचिस्मिता, जिनिस्मिता, प्रतिमा, दिलीप, जीता, लिपक, गायत्री, रीना, मोनालिसा, संगीता। बहुत अच्छे। चलिए, सो द आंसर वुड बी फॉर्मेटिव इन नेचर, क्योंकि ये फॉर्मेटिव होता है, क्योंकि इससे हमें इंप्रूवमेंट मिलता है। फॉर्मेटिव मतलब जिसमें इंप्रूवमेंट होता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर इंप्रूवमेंट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर गेटिंग द रीइंफोर्समेंट, फीडबैक, वट एवर यू कैन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम, आइटम एनालिसिस, यूनिवर्सल यूज, नन ऑफ द अबव। चलिए बहुत ही जल्दी सभी का रिस्पॉन्स आ गया है। तो टीचर मेड टेस्ट कभी भी यूनिवर्सल नहीं होता है, तो यूनिवर्सल यूज नहीं हो सकता है। ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट अगर होता तो वो यूनिवर्सलाइज्ड हो पाता। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द वैल्यू जजमेंट ऑफ ए परफॉर्मेंस इवेंट और प्रोडक्ट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, टेस्ट, मेजरमेंट। आसान सा सवाल है, जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड। चलिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर दिया है वैल्यू जजमेंट। जो वैल्यू को जज करेगा, फाइनल आउटकम देगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इवैल्यूएशन। ठीक है, सो सभी का सही आंसर आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ब्लूप्रिंट।
It is an outline of the test. It is three-dimensional. It is done post-test development. It takes into account both objective and subjective items. चलिए, बहुत अच्छे। संतोष, चेतना, लिटिना, मानसी, संगीता, प्रियंका, संगीता, किशोर, रंजन, जीता, जिनिस्मिता, लिपक, सुचिस्मिता, खारावेल, बादल, लोसना, सन्यासी, गायत्री, पिंकीना, आहुति, तिलोत्तमा, भाग्यश्री, रीना, दिलीप। वेरी गुड संगीता। तो सभी का आंसर सी आया है और ऑब्वियसली राइट आंसर है। तो ये कभी भी पोस्ट टेस्ट नहीं होता है, ब्लूप्रिंट हमेशा प्री टेस्ट करा जाता है, यानी कि टेस्ट से पहले डेवलप करा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। When a person's test score is compared to a parallel group to decide the relative position of the person, it is called norm reference test, criterion reference test, item reference test, or both A and B. Okay. तो सभी का आंसर ए ही आया है। सो यहाँ पे देखिए, जब हम अपने खुद के स्कोर को या फिर एक बच्चे के स्कोर को, मतलब उसका स्कोर कहां पे स्टैंड करता है, समझ रहे हो, हम परसेंटाइल की बात कर रहे हैं। रिलेटिव पोजीशन, आपका पोजीशन इस ग्रुप के अंदर कौन सा है, उसको जानने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो कहते हैं एनआरटी और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। वेरी गुड। इन द रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी व्हिच फंक्शन इज एट द टॉप? इवैल्यूएशन, क्रिएशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन। कौन सा फंक्शन सबसे टॉप में है? अब भी मैंने पढ़ा है, तो सभी का जल्दी से आंसर आ चुका है ऑलरेडी। बी इज द करेक्ट आंसर, क्रिएशन। क्रिएशन सबसे टॉप में आता है। ठीक है। Now, the power of finding out an easy item from the test and replace it with a new item is called। जब हमें एक पुराना आइटम से जो रिप्लेस करना है नए आइटम को, तो मतलब इजी आइटम था, इसको रिप्लेस करना है नए आइटम के साथ, इसको क्या कहेंगे? डिफिकल्टी वैल्यू, आइटम एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, कंटेंट एनालिसिस। क्या करेंगे जब से हमें पता चलेगा ये? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कीप आंसरिंग। चलिए, बहुत अच्छे। तो सभी का आंसर आ गया है बी। सो आइटम एनालिसिस, आई एम सॉरी, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। ठीक है। चलिए, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कैसे? क्योंकि मैंने क्या कहा था, आइटम एनालिसिस में दो ही चीजें आएंगी, डिफिकल्टी वैल्यू निकलेगा और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स पता चलेगा। जब डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स पता चलेगा, मैंने क्या कहा था, नो डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। जब आप डिस्क्रिमिनेट करोगे तभी आप किसी आइटम को रिप्लेस कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? पता नहीं सभी कैसे वही गलत आंसर लिख रहे हैं, आई डोंट नो, बट यू हैव टू चेक योर आंसर अगेन। कि जो आप आइटम एनालिसिस करते हो, यस ऑल आर करेक्ट, जो बी आंसर कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर परफेक्ट आंसर लिखा हुआ है तो आप आइटम एनालिसिस क्यों लिखोगे? आइटम एनालिसिस इज अ ब्रॉडर टर्म, उसके अंदर में आता है आपका डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। डिफिकल्टी वैल्यू का तो आपको पता चल गया कि डिफिकल्ट कितना है, वो पता चलेगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स में ही हम आइटम को रिप्लेस करते हैं। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए, डाउट है तो पूछिए। ठीक है, यस क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। एनालाइजिंग अ चाइल्ड स्कोर विथ अ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन और स्टैंडर्डाइज्ड स्कोरिंग ऑफ एन आईक्यू टेस्ट कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर। एक बच्चे का स्कोर आईक्यू स्कोरिंग स्टैंडर्डाइज्ड के साथ हम उसको मैच करा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, फेज वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। पता नहीं इतने सारे गलत आंसर अब क्यों आने लगे हैं आप लोगों के। ठीक है, चलिए, ओके। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ए, बी और डी, तीनों आंसर्स आ चुके हैं। अब सी को छोड़ के बाकी सारे आंसर्स आ चुके हैं, बट इट इज कंकरेंट वैलिडिटी। मैंने क्या कहा था, जब प्रिडिक्टिव कब होगा, ए ऑप्शन तब होगा जब आप कोई टेस्ट कराओ और उस टेस्ट से आप बता सकते हो कि ये बच्चा फ्यूचर में जरूर कुछ करेगा क्योंकि ये इस टेस्ट में अच्छा किया। जैसे नेट का एग्जाम मैंने दिया था, अगर नेट क्वालिफाई कर लेता है तो हम ये मान लेते हैं कि ये आगे जाकर के ये एक अच्छा स्टूडेंट है, आगे जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा।
तो ये है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। कंकरेंट का मतलब मैंने क्या कहा था, जब आप अपने टेस्ट स्कोर को किसी एक स्टैंडर्ड स्कोर के साथ कंपेयर करते हो, इट इज कॉल्ड कंकरेंट वैलिडिटी। ठीक है, गलत नहीं करना था लेकिन गलत कर ही दिया। कोई कोई को बोल रहे हैं डी, डी तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, व्हेन इट फुलफिल्स और व्हेन इट कंप्लीट्स और व्हेन इट टेस्ट्स एनी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एनी डोमेन ऑफ नॉलेज, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। और फेस वैलिडिटी आपको तो पता ही है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल। वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो टेस्ट हुआ था कल हमारा कंपैरेटिव का, उसमें जो इस बार के टॉपर रहे हैं, अगेन हर बार वही टॉपर रहते हैं, गेस द नेम, जीता एंड ईशानी, दोनों का स्कोर सेम आया है। ठीक है, दोनों का स्कोर सेम आया है, 38 दे हैव स्कोर्ड आउट ऑफ 40। आई कांग्रेचुलेट बोथ ऑफ देम कि दोनों का स्कोर सेम आया है 38। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 30 प्लस स्कोर किया है। आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम जिन्होंने भी 30 अबव किया है। बट जो बच्चे अभी तक भी 25 30 या फिर उसके बिलो रहते हैं, आपको पता ही है जब आपने टेस्ट अपीयर किया होगा तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि आपका स्कोर कम आ रहा है। दे ट्राई टू मेक अस अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अभी पढ़ाई हुआ, रिवाइज भी हुआ, अब इसका क्वेश्चन भी बनाया गया। अब उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन को भी अगर आप गलत करोगे तो फिर डेफिनेटली यू विल बी इन अ ग्रेट ट्रबल। ठीक है, so thank you all. You may contact us on this number if you want to purchase this course. Thank you all once again. If you have any queries,